हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ प्रैक्टिकल एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप और मेरा नाम है विक्रम लिमसे। मित्रों, आप लोगों ने द ग्रेट मराठा एम्परर छत्रपति शिवाजी महाराज इनके बारे में तो सुना ही होगा, या फिर जो हिस्ट्री में थोड़ी रुचि रखते हैं उन्होंने द फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में यू मस्ट हैव हर्ड या सुना होगा, या कुछ ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्री तो देखी ही होंगी। इन दोनों को रीसेंट हिस्ट्री में टू ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है। युद्ध कौशल के सबसे कुशल रणनीतिकारों में इनकी गणना होती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की या फिर नेपोलियन की। ऐसे कई हैं, लेकिन मुझे इन दोनों का नाम याद आया तो मैंने सोचा क्यों ना आज की क्लास का टॉपिक मैं इन दोनों के नाम से चालू करूं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसका नाम है स्ट्रैटेजी। आज की क्लास में हम बात करेंगे बिजनेस स्ट्रैटेजी या बिजनेस की रणनीति के बारे में, जो कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली एज ए न्यू एंटरप्रेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्यों मैं इन दोनों से इसका कनेक्शन ले रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो है या रणनीति जो है, इसका एक बहुत ही गहरा कनेक्शन युद्ध या जंग या लड़ाई इससे है पुराने जमाने में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ प्रैक्टिकल एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप और मेरा नाम है विक्रम लिमसे। मित्रों, आप लोगों ने द ग्रेट मराठा एम्परर छत्रपति शिवाजी महाराज इनके बारे में तो सुना ही होगा, या फिर जो हिस्ट्री में थोड़ी रुचि रखते हैं उन्होंने द फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में यू मस्ट हैव हर्ड या सुना होगा, या कुछ ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्री तो देखी ही होंगी। इन दोनों को रीसेंट हिस्ट्री में टू ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है। युद्ध कौशल के सबसे कुशल रणनीतिकारों में इनकी गणना होती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की या फिर नेपोलियन की। ऐसे कई हैं, लेकिन मुझे इन दोनों का नाम याद आया तो मैंने सोचा क्यों ना आज की क्लास का टॉपिक मैं इन दोनों के नाम से चालू करूं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसका नाम है स्ट्रैटेजी। आज की क्लास में हम बात करेंगे बिजनेस स्ट्रैटेजी या बिजनेस की रणनीति के बारे में, जो कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली एज ए न्यू एंटरप्रेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्यों मैं इन दोनों से इसका कनेक्शन ले रहा हूं, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो है या रणनीति जो है, इसका एक बहुत ही गहरा कनेक्शन युद्ध या जंग या लड़ाई इससे है पुराने जमाने में। इनफैक्ट मुझको याद नहीं आ रहा लैटिन में या पता नहीं ग्रीक में ये स्ट्रैटेजी जो वर्ड है, इसका जो मूल अर्थ है वो जुड़ा हुआ है कुछ स्ट्रैटेजॉस या ऐसा कुछ जिसको युद्ध का जनरल या उससे कुछ कनेक्शन है। और हिंदी में तो फिर रणनीति और रण मतलब बैटलफील्ड या जंग या लड़ाई उसी से होता है। तो आप देखेंगे इसका कनेक्शन वहां से ये उगम हुआ है, क्योंकि इसका पुराने ज़माने में स्ट्रैटेजी का मेन यूज़ हुआ करता था बैटल में। उस वक्त इतना बिजनेस कॉमर्स वगैरह डेवलप नहीं था, उस टाइम बैटल वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। क्योंकि जनरली स्ट्रैटेजी वहीं से हुआ करती थी। आपने यदि हो सके तो द आर्ट ऑफ वॉर, सुन त्सू एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, किताब है, वो आप पढ़ लें। उसको कैसे बैटल में स्ट्रैटेजी यूज़ किया करते थे और कैसे उसको बिजनेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको इसका थोड़ा नॉलेज आ जाएगा। या फिर चाणक्य नीति पढ़ लें, अर्थशास्त्र पढ़ लें, उसमें भी बैटल के बारे में किस तरीके से फॉर्मेशंस होती हैं, क्या होता है, कैसे करना चाहिए बैटल में स्ट्रैटेजी। बड़ी सारी बहुत ही अच्छी बहुत ही उत्कृष्ट आइडियाज़ हैं। यू लव इट व्हेन यू रीड दिस बुक्स। खैर, राजे महाराजे एम्परर्स जब बैटल में जाते थे तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोच लिया कि अब मुझे ये करना है, तो उन्होंने 1000 लोग ले लिए और 500 घोड़े ले लिए और 50 हाथी ले लिए और निकल पड़े, बगैर कुछ सोचे समझे निकल गए। और फिर वहां पे जो भी मारकाट हुई, यदि आपने पहले नहीं सोचा कि मुझे करना क्या है, तो उसमें काफी हानि हो सकती थी। आज की तारीख में तो खैर आपका बिजनेस लॉस हो, पैसा ही जाएगा ना। उस वक्त तो जान भी जा सकती थी, लोग मर सकते थे, हाथी मर सकते थे, घोड़े मर सकते थे। इसीलिए पहले सोचना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए रणनीति जो बनानी होती थी या स्ट्रैटेजी टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंस इन एवरीबडीज लाइफ। इसलिए बड़े बड़े महाराजे जो थे कुशल रणनीतिकार थे। और वैसे ही आपको आज जो बिजनेस की लड़ाई है उसमें आपको कुशल रणनीतिकार होना है। एंड दैट्स व्हाई स्ट्रैटेजी हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन टुडेज बिजनेस लेक्सिकॉन। आज जो हम लोग वार्ता करते हैं बिजनेस के बारे में, वहां पे भी एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ड हो गया है ये। अच्छा, इसको पॉजिटिवली देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। थोड़ा सा मैं इसको एक नेगेटिव कॉनोटेशन इसलिए भी दे देता हूं क्योंकि इस वर्ड को, इस शब्द को, स्ट्रैटेजी को जरा ओवर यूज कर लिया है। जो देखो वो स्ट्रैटेजी की बात करता है। मैं स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा हूं, काम कोई करता नहीं है।
प्राय मैंने देखा है कि यंग बच्चे जो कॉलेज में ही वो स्ट्रैटेजी, अरे भाई जब आप बाहर जाओगे नहीं, जब तक आप जूता घिसाओगे नहीं, जब तक आप थोड़ा बाल सफ़ेद नहीं करोगे, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तो आप स्ट्रैटेजी बनाओगे कैसे? ये जो बड़े-बड़े नाम मैं ले रहा हूँ, शिवाजी महाराज, नेपोलियन, इनके भी पहले पॉलिटिकल गुरु थे, मिलिट्री गुरु थे, मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट जो उनको एडवाइस किया करते, तब जाके धीरे-धीरे सीखे और बाद में ऑफ कोर्स खुद बड़े कुशल रणनीतिकार बने। तो एनीवे थोड़ा-सा ओवरयूज़ हो गया है, थोड़ा फैफ हो गया है इस वर्ड के अराउंड, इसीलिए। परंतु देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइजिंग द फैक्ट दैट स्ट्रैटेजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिज़नेस टुडे। तो आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए। मैं एक छोटा-सा आज की कक्षा क्लास में थोड़ा एक संदर्भ बाँध रहा हूँ, एक कॉन्टेक्स्ट अपने बिल्ड करेंगे कि क्या होती है स्ट्रैटेजी, व्हाट इज़ स्ट्रैटेजी आफ्टर ऑल, है ना? इसको थोड़ा स्ट्रैटेजी को ऑपरेशंस या टैक्टिक्स से थोड़ा हट के देखना चाहिए। स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के पीछे एक प्लान होता है ना? पहले और उसको अचीव करने के लिए जो रास्ते लिए जाते हैं वो उसको टैक्टिक्स या ऑपरेशंस बोल सकते हैं। उसमें थोड़ा इधर-उधर, कम ज़्यादा, ऊंच-नीच, हार-जीत वो चलते रहती है। उसका जैसे मान लीजिए शिवाजी महाराज, इनका सबसे पहली बात स्ट्रैटेजी में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ इज टू हैव ए लार्जर गोल। एक विजनरी गोल होना चाहिए आपका एज एन उद्यमी, एज ए एंटरप्रेन्योर। जब आप शिवाजी महाराज की भी आप बात कर लेंगे तो उनका एक विजनरी गोल क्या था? मुझे हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करनी है। या नेपोलियन का भी क्या गोल था? एक पैन यूरोपियन कंट्रोल, फ्रेंच डोमिनेंस करके मुझे वहां का एम्परर बनना है। एक लार्ज ऑब्जेक्टिव, ये बहुत जरूरी होता है ना, हर चीज में। वैसे ही उद्यम में भी जब आप आते हैं, व्हेन यू प्लान योर स्ट्रैटेजी, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डिसाइड इज दैट आई शुड हैव अ लार्जर गोल। समझे ना? अच्छा, ये जो गोल होता है, ये देखिए हर बिजनेस का एक ही गोल होता है कि आप एक वैल्यू क्रिएट करेंगे, उसमें से आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। ये तो हमने पहले कई क्लासेस में बात भी किया है। लेकिन इससे भी ऊपर एक विजनरी गोल होना चाहिए। जब मैं आपसे बिजनेस विजनिंग की क्लास लूंगा तब मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में विस्तार पूर्वक बात भी करूंगा। लेकिन आज की क्लास में स्ट्रैटेजी में फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्ट्रैटेजी इज दैट यू शुड हैव अ विजनरी गोल। और ये गोल बिजनेस से थोड़ा हटके भी हो सकता है। आपको आश्चर्य होगा, कुछ कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए सोनी, दुनिया की जापानीज कंपनी है, बहुत ही फेमस कंपनी है, टीवी सब जानते हैं सोनी को, मुझे इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। जब वो अकियो मोरिता जिन्होंने कंपनी चालू की थी, इन्होंने जो सबसे पहले जो विजनरी गोल बनाया था अपना, वो क्या था मालूम है? वो था टू मेक मेड इन जापान फेमस। अब देखिए इसका बिजनेस से क्या कनेक्शन है, लेकिन एक विजनरी गोल होता है, जरूरी है। उस वक्त हुआ यह था कि वॉर में एकदम जापान ध्वस्त हो गया था, उद्ध्वस्त हो गया था, सब कुछ खत्म। और जापान में जो भी चीजें बनती थी उसका जरा रेपुटेशन बड़ा खराब होता था। जापानी गुड़िया, जापानी ये, जापानी वो, ऐसा बोलते थे, तो उनको बड़ा खराब लगता था। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ काम करना है बिजनेस में, व्यवसाय में, जिससे मेड इन जापान बड़ा फेमस हो जाए। और उस टाइम में इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, छोटे मोटे राइस कुकर बनाती थी कंपनी, तो बाद में बड़ी हुई। और वो एक विजन का और कंपनी के बड़े होने का क्या कनेक्शन है, हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन स्ट्रैटेजी के कॉन्टेक्स्ट में, इसके जो संदर्भ में, आपको सबसे पहली चीज समझनी है कि आपका एक विजनरी गोल होना चाहिए। समझे ना? अच्छा, जब आपका विजनरी गोल सेटल हो जाता है, फिर आपका दूसरा चीज है जो स्ट्रैटेजी बनती है, उस गोल को कैसे अचीव करें, इसके कई सारे प्लान्स होने चाहिए। मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। कंस्ट्रेंट मैपिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल सेट्स दैट यू विल हैव और यू विल नीड, कि क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या रुकावटें आ सकती हैं मेरी राह में वो गोल मुझे अचीव करने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक की लाइफ में आती हैं। अब हम लोग नेपोलियन की बात कर रहे थे, तो उनका जो गोल था पैन यूरोपियन लीडरशिप का, अब उन्होंने एक चीज कंसिडर नहीं की कि भाई जब वो रशिया चले गए तो उनको, उनकी फौज जब रशिया चले गई तो उन्होंने रशियन विंटर, जो फ्रॉस्ट बाइट और बड़ी ठंडी बर्फीला वेदर है वहां का, और ये तो कहा भी जाता है कि टू ऑफ द टॉप जनरल्स ऑफ द रशियन आर्मी ऑलवेज हैव बीन मिस्टर नवंबर एंड मिस्टर दिसंबर। उस वक्त जब आर्मी वहां पहुंच जाती तो फंस गए, स्नो में फंस गए, कुछ करना नहीं पड़ा, खाना पीना खत्म, फ्रॉस्ट बाइट, लोग बीमार पड़ के मरने लग गए, इतनी ठंड होती है, और वहां फंस गए। अब देखिए स्ट्रैटेजी में उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं होगा,
वेदर के बारे में। तो आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में, कंस्ट्रेंट्स के बारे में सोचना पड़ता है कि क्या गलत चीज़ें हो सकती हैं, ये पहले ही आपको सोचना पड़ता है। शिवाजी महाराज भी जब उनकी लार्जर हिंदवी स्वराज बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, कई बार उसमें रुकावटें आई, पर उन्होंने पहले ही उसको कंसिडर कर लिया था। एक दौर तो ऐसा आया जब उनको अपने हथियाए हुए या विन किए हुए 50 गढ़, किले, फोर्ट्स वो औरंगजेब को या मुगल साम्राज्य को देने पड़े। मेरे ख्याल से मुगलों की तरफ से राजा मानसिंह आए थे उनसे लड़ने के लिए, जय सिंह मुझे याद नहीं, पर राजा मानसिंह सॉरी वो आए थे। और जब वो लड़ने आए तो उन्होंने एक बैक ट्रैक किया और 50 के 50 अपने गढ़ उनको दे दिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव गोल बड़ा क्लियर था हिंदवी स्वराज बनाने का। और फिर वो करने के बाद वापस आए और फिर उन्होंने, फिर स्टोरी अलग है, उन्होंने हिंदवी स्वराज की फिर स्थापना की। कहने का तात्पर्य ये है कि कंस्ट्रेंट मैपिंग आपको देखना पड़ेगा। तो पहले आप बड़ा गोल बनाइए, दूसरा आप कंस्ट्रेंट्स मैप करिए, और स्ट्रैटेजी जो बनती है वो बैकरूम में बनती है, आपके दिमाग में बनती है ना। एकदम से आप जाकर के, पहले जैसे मैं एग्जांपल दिया था, ये लोग जाकर के एकदम से भिड़ नहीं जाते थे, वरना कहीं जाने जा सकते थे। आज भी आपको पहले स्ट्रैटेजी कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं, कई अल्टरनेट तरीके से आपको सोचना है कि मैं कैसे वहां पहुंच सकता हूं। ठीक है, ये दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि इससे आपका नुकसान बहुत हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा आपको जो स्टेप करना है वो जरा आपको एक एनवायरनमेंट स्कैन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच लीजिए, एनवायरनमेंट स्कैन मतलब आपका जो नियर बाय जो है, क्या सिनारियो है, आजू बाजू अगल बगल क्या हो रहा है, आपको आंखें खोल करके थोड़ा दूरदृष्टि से, हाँ, और थोड़ा आपको दूरदर्शी होना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों के बारे में। क्या क्या चीज़ें हैं? अच्छा, ये जो एनवायरनमेंट स्कैनिंग है, आप यदि स्ट्रैटेजी के अलग अलग मॉडल्स बात करेंगे ना, एकेडमिक मॉडल्स बहुत हैं, माइकल पोर्टर्स मॉडल, बीसीजी मैट्रिक्स, 7S मॉडल और 5S मॉडल और ये मॉडल और फलाना और ढिमका, ऐसे बहुत सारे एकेडमिक मॉडल हैं। पर मैंने कहा था आपको पहले इस क्लास में आपको कुछ रट्टा लगा के एग्जाम तो पास नहीं करना है, आपको थोड़ा समझना है प्रैक्टिकली कि होता क्या है। मोटा मोटा ये जितने मॉडल हैं यही समझाते हैं आपको कि आप एक बर्ड्स आई व्यू, है ना, आप ऊपर से एकदम गिद्ध की नज़र जो होती है ना, नीचे पूरा दिखता है उसको, पैनी नज़र होती है पूरा ऊपर से ओवरऑल, वो होनी चाहिए। और वो ओवरव्यू लेने के लिए आपको थोड़ा स्कैनिंग करनी चाहिए। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा पॉलिटिकल स्कैन कर लेना चाहिए। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपका कैसा है। बड़े बड़े बिजनेसेस को ये बहुत इम्पैक्ट करता है। आप लोगों में से कुछ यंग होंगे जिनको याद नहीं होगा, लेकिन 70 की दशक में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एकदम चेंज हो गया। तो ये कोक और पेप्सी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी ओवरनाइट इनको निकाल दिया गया। शायद जॉर्ज फर्नांडिस उस टाइम इंडस्ट्री मिनिस्टर या कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसमें ये चना चबेना और ये काला पानी ये सब आता नहीं है, आप ये मीठा पानी ये सब ले जाइए, और चले गए साहब। तो बड़ी कंपनियों बड़ा लॉस हुआ उस वक्त, है ना। तो पॉलिटिकल स्कैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए उस टाइम फिर कैंपा कोला और 777 ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स आए, पर कोक और पेप्सी को बड़ा घाटा हुआ, बड़ा नुकसान हुआ, निकल गए। आज भी होता है कई बार। अभी रिसेंटली जो वोडाफोन का केस हुआ था, उसमें इनकम टैक्स या टैक्सेशन, कॉर्पोरेट टैक्सेशन के कुछ लॉज वॉज थे, वो पॉलिटिकल एक चेंज हुआ और सडनली इम्पैक्ट हुआ उनको और काफ़ी उनको नुकसान हुआ। खैर बाद में भरपाई भी हो गई, बात अलग है। बट एज अ बिजनेस, इवन एक छोटे उद्यमी के तौर पर आपको थोड़ा दूरदर्शी होना पड़ेगा कि मैं किस एनवायरमेंट, बिकॉज फाइनली पॉलिटिक्स मेक्स पॉलिसी, पॉलिसी मेक्स इंडस्ट्री, एंड इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट। सेकंड, आपको थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक स्कैनिंग भी कर लेनी चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक स्कैनिंग मतलब क्या अर्थव्यवस्था है आपकी, है ना, किस टाइप का अर्थव्यवस्था है आपकी कंट्री की, और आपका बिजनेस या आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो वेंचर है उसमें फिट हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए आपने कोई लग्जरी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और आपने देखा कि जीडीपी एकदम नेगेटिव में जा रही है, हाँ, तो फिर आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे लोगों के खाने पीने के लाले हैं और आप एक अलग ही सेगमेंट में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो थोड़ा एक मैक्रो इकोनॉमिक देख लीजिए, पॉलिटिकल देख लीजिए, मैक्रो इकोनॉमिक। फिर तीसरी चीज, आप थोड़ा अपना कंज्यूमर को स्कैन कर लीजिए कि आप जो समझते हैं कंज्यूमर की जो नीड है, वो वाकई में वो नीड है भी या नहीं, या फिर उस नीड को वो कितनी दूसरी तरीके से फुलफिल कर पा रहा है ना। मान लीजिए आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई बिजनेस खोलने की कोशिश की। अब
आदमी एंटरटेन अलग अलग तरीके से हो सकता है, फिल्म देखने से हो सकता है, नेटफ्लिक्स देखने से हो सकता है, पार्क में बैठने से हो सकता है, कहीं नाच गाना पब में जाने से हो सकता है, तो कहीं तो आप देख लीजिए कि आपकी जो नीड है फुलफिल करने की, जो नीड फुलफिल करने का जो आपका व्यवसाय है वो थोड़ा फोकस्ड है कि नहीं, वो एक स्कैन कर लीजिए। अच्छा अच्छा, चौथा, आप थोड़ा प्रोडक्ट्स अलग अलग कंपटीशन के भी स्कैन कर लीजिए। अभी क्या होता है, डायरेक्ट कंपटीशन भी नहीं होता है, इनडायरेक्ट कंपटीशन भी होता है। मान लीजिए आप देख लीजिए कि अब घड़ी, आप देखिए घड़ी का कंपटीशन अब घड़ी नहीं है, सेलफोन भी है, क्योंकि सेलफोन भी वक्त बताती है, टाइम बताती है। सो यू नीड टू रियली फाइंड आउट व्हाट इज द कंपटीशन डूइंग, व्हाट इज द कंपटीशन ऑफ द प्रोडक्ट डूइंग, है ना। तो पॉलिटिकल स्कैन, एनवायरनमेंट स्कैन, कंज्यूमर कस्टमर के नीड का स्कैन, फिर आपके प्रोडक्ट या कंपटीशन का स्कैन, आपके सप्लायर्स का स्कैन, है ना, किस आप कितना डिपेंडेंसी आपकी सप्लायर, मान लीजिए आप अब रिसेंटली आप देख लीजिए सेमीकंडक्टर के कारण पूरा सप्लाई चेन जैम हो गया है, हर चीज में सेमीकंडक्टर लगता है, एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर से लेकर के कार तक सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है। अब सेमीकंडक्टर इज नाउ मैन्युफैक्चर्ड बाय 1 or 2 कंपनीज, उसमें कंट्री वाइड मोनोपोली है, ताइवान की मोनोपोली है, यूएस की मोनोपोली है, ऐसे 2-3 कंट्रीज की मोनोपोली है। और कोविड के टाइम में पूरा उनका सप्लाई चेन बंद हो गया और सेमीकंडक्टर आने बंद हो गए। क्या क्या उसकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के उन पर क्या डिपेंडेंसी है। सेमीकंडक्टर का केस जरा स्टडी करिए, मैं इसके बारे में अलग एक केस स्टडी लूंगा। सप्लाई चेन के लिए सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो खैर गवर्नमेंट ने, हमारी भारत की गवर्नमेंट ने बहुत इसमें अच्छे स्टेप्स लिए हैं, एंड इंडिया विल ऑल्सो बिकम अ सेमीकंडक्टर पावर हाउस। पर मान लीजिए आप उस इंडस्ट्री में हैं तो आपका वहां पे भी कंस्ट्रेंट हो सकता है, ठीक है ना। पांचवा ये हो गया कि आपको सप्लाई चेन देखना पड़ेगा। छठा, आपको ये भी देखना है कि आपका इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। थोड़ा फ्यूचर गेजिंग करें, थोड़ा दूरदर्शी बनिए, थोड़ा फ्यूचर प्रूफिंग करिए, है ना। मान लीजिए आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यदि आप कोई कंपोनेंट बना रहे हैं और वो कंपोनेंट आईसी इंजन के लिए, इंटरनल कंबशन इंजन के लिए, और पता चल रहा है साहब कि वो इंटरनल कंबशन इंजन की अब लाइफ मेरे ख्याल से 5 या 6 या 10 साल और रह गई होगी, उसके बाद तो इलेक्ट्रिक कार्स गोइंग टू टेक ओवर। तो यदि आप उस बिजनेस में जाएंगे तो आपका काफ़ी इसमें नुकसान हो सकता है। तो फिर आपको थोड़ा सा इंडस्ट्री स्कैनिंग, थोड़ा फ्यूचर गेजिंग, थोड़ा दूरदर्शिता आपको लानी पड़ेगी। अच्छा, स्ट्रैटेजी में होता क्या है कि थोड़े आपके बाल सफ़ेद होना, जूते घिसना, ये ज़रूरी है, इसीलिए एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ये बड़े बड़े जो रणनीतिकार थे बैटल में भी, शिवाजी महाराज हो गए, नेपोलियन हो गए, इनके भी एडवाइजर्स थे, पॉलिटिकल एडवाइजर्स थे, रिलीजियस एडवाइजर्स थे, ये थे वो थे, करना क्या है। वैसे भी आप यंग हैं, आप अवश्य ही आपको काफ़ी ज्ञान है, आप दूरदर्शी भी हैं, लेकिन थोड़ी मदद ले लें जिन्होंने ज़िंदगी देखी है, जिन्होंने फेलियर्स देखे हैं, जिन्होंने सक्सेसेस देखे हैं, तो वो यदि आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा, वरना क्या हो जाएगा, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने इंडस्ट्री के बारे में तो पता ही है, लेकिन बाहर क्या हो रहा है, एंड दैट्स व्हाट स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट, ठीक है ना। तो थोड़ा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपका बड़ा गोल होना चाहिए। दूसरा, टैक्टिक्स या ऑपरेशंस से आप स्ट्रैटेजी को अलग करिए, और अलग अलग ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी से किस तरीके से आप अपना गोल हासिल करेंगे वो करिए। तीसरा, आप एक लार्ज एनवायरनमेंट स्कैन करिए। उसमें क्या होता है, पॉलिटिकल स्कैन करिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्कैन करिए, प्रोडक्ट का स्कैनिंग करिए, कंज्यूमर नीड्स का स्कैनिंग करिए, आपके कंपटीशन का स्कैनिंग करिए, और आप थोड़ा फ्यूचर प्रूफ इंडस्ट्री के फ्यूचर का स्कैन करिए। ये कर लीजिए, ये हो गया। अच्छा, चौथा चीज है फिर आपको अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस करना। बड़ा सिंपल सा, बड़ा फेमस वर्ड, मच यूज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है स्वॉट? SWOT, मतलब आपकी स्ट्रेंथ, है ना, आपकी ताकत क्या है, आपकी वीकनेसेस, हाँ, क्या कहाँ पे आप गिर सकते हैं, धस सकते हैं, कहाँ आपके रिसोर्सेस की गैप है वो, और क्या अपॉर्चुनिटीज। ये सब देखने के बाद, इतना कुछ संज्ञान लेने के बाद, आपको क्या लगता है क्या अपॉर्चुनिटीज है और कहाँ पे आप फिट हो सकते हैं, ये। और फाइनली थ्रेट, कि अब आपने इतना सब देख लिया, क्या क्या थ्रेट्स हो सकती हैं। कल को इंडस्ट्री चेंज हो सकती है, कल को मेजर डिसरप्शन आ सकता है। अब आप देखिए होटल इंडस्ट्री, सडनली ओयो रूम्स या एयरबीएनबी ने आकर के पूरा होटल इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया है। टेक्नोलॉजी कैन बी अ मेजर डिसरप्शन। मैंने डिसरप्शन पे एक अलग क्लास ली है इंट्रोडक्शन की, वो भी आप देख लें। तो टेक्नोलॉजी डिसरप्ट करेगी आपके बिजनेस को, तो आप डिसरप्शंस भी देख लीजिए। पर एक अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए, स्ट्रेंथ,
जो कि आपके बताएंगे कि मेरे एडवांटेजेस क्या हैं, मेरे जेब में क्या है, मेरे रिसोर्सेस क्या हैं वो। दूसरा वीकनेसेस, कहाँ मैं गिर सकता हूँ, क्या स्किल सेट्स मेरे पास नहीं है, और जो भी आपके वीकनेसेस हैं उसको आप भरपाई करिए। तीसरा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थ्रो कर रही हैं और मैं सही तरीके से फोकस कर रहा हूं या नहीं। मान लीजिए अपॉर्चुनिटी आपके ही इंडस्ट्री में प्रीमियम सेगमेंट में है और आपका प्रोडक्ट है मिडिल और लोअर सेगमेंट में, तो गलती हो सकती है। एंड फाइनली थ्रेट्स, कि कहाँ से मैं अपने आप को थोड़ा सेफ गार्ड करूँ, रिंग फेंस करूँ। तो बस ये होगी स्ट्रैटेजी। बड़े बड़े मॉडल्स वगैरह आप पढ़िए, अपने टाइम में पढ़िए, बड़े सारे मॉडल हैं, बट मोटा मोटा ये ही होती है स्ट्रैटेजी। दिस इज बिजनेस स्ट्रैटेजी, और ये होती है बिजनेस की रणनीति। आप खुद बनाइए, कुछ एडवाइजर्स को अपने साथ में ले लीजिए और एक फुल प्रूफ बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाइए। इट्स गोइंग टू बी ऑफ major importance to you as your first few steps in your entrepreneurship journey. Till we meet again, bye for now.